अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। किसी अज्ञात आदमी ने ये बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है। एक बार इस लाइन को अपने जीवन में उतार करके देखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा इस लाइन को, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए, तो मैं आपका चंदू सर, जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो आज मैं आगे हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज के जितने भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एक बार खुद से रोक करके ट्राई कीजिएगा। मुझे भरोसा है कि ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किरण ने 15% हानि पर 18,700 में एक बस बेची। 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना होगा। चलिए, क्या बोला गया है कि 15% हानि पर अगर वो बेच रही है तो उसे 18,700 रुपये में बेची। 15% हानि, मान लीजिए कि 100 रुपये में उसने ख़रीदा होगा। अब 15% हानि मतलब कि 85% में जब वो बेच रही है तो वो बिक रहा है 18,700 रुपये में। इसका मतलब ये है कि x बराबर हम 18,700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 85 लिख सकते हैं। ये उसका कुल लागत मूल्य रहा होगा उस सामान का। अब इस पर उसे 15% का लाभ चाहिए। 15% लाभ मतलब कि 115% पे वो बेचेगी, तो वो कितने रुपए में बिकेगा। इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो ये 5 से कटेगा 17 बार में, और 5 से ये कटने वाला है 23 बार में। 17 से आगे जब हम इसको काटते हैं तो ये कट जाता है 17 एकम और 17 एकम 1100 बार में, यानी x की कीमत आ जाएगी 1100 मल्टीप्लाई 23। जब आगे इसको हम हल करते हैं तो बस इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 23 गुणा 11 अगर आप करते हो तो ये निकल करके आ जाता है 352 25300। इतना रुपए निकल करके आ जाएगा। मतलब 15% लाभ कमाने के लिए उसे 25,300 रुपये में इस सामान को बेचना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, माइक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8,500 उधार लेता है। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चलिए देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न है। कितना रुपए उधार लिया गया है, तो 8,500 रुपये उधार लिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है 4% वार्षिक, और ये धनराशि ली गई है 2 सालों के लिए। और अगर वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना रुपए ब्याज लगेगा 2 सालों में। चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसे साधारण ब्याज की तरह से अगर हम हल करें तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 8500 का 4%। तो ये निकल करके आ जाएगा 5 चौक 20 और 8 चौक 32 और 2 34, 340 रुपये निकल गया। फिर 340 रुपये का फिर से 4% हम निकाल लेंगे। ये आसान तरीका है सॉल्व करने का। 4 चौक 16 और 4 तिये 12 1 13, और इसे 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6। 2 साल के लिए ये था तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 1 का। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 086, और यहाँ से निकल के आएगा 13.6। कुल ब्याज यहाँ से निकल के आ जाएगा 693.6 रुपीज़। यहाँ से इसका ब्याज निकल करके आ जाता है 693.6 रुपीज़। अगला प्रश्न 2 मिनट रोक के ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मूर्ति एक योजना में 16,000 निवेश करता है। परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। चलिए ट्राई कीजिए इसे। चक्रवृद्धि ब्याज पर वो भी तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है। ये 15,000 रुपये दे रखा है। कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन आपको पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। 16,000 रुपये मूलधन है। देखिएगा 16,000 रुपये मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक लग रहा है, और टाइम दे रखा है 9 माह। अब क्योंकि ये तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है, तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है तो यहाँ पर 1 साल में क्योंकि होते हैं 4 तिमाही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5% तिमाही। और 9 माह का कैलकुलेट करना है तो 9 माह में ये 3 बार कैलकुलेट की जाएगी ब्याज।
अब चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है कि कुल कितनी धनराशि उसे प्राप्त होने वाली है। तो मिश्र धन की बात हो रही है यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट से अगर हम चलें तो यहाँ पे सिर्फ 5% निकाल लेते हैं, मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, ये 800 रुपये आया। 800 का फिर से 5% अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये आ जाता है 40 रुपये। 40 रुपये का फिर से 5% अगर हम ज्ञात करें तो 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 2 रुपये। अब 3 बार के लिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 3, 3 और 1 कर देते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2400, 120 यहाँ से आ गया और 2 रुपये यहाँ से आ गया। मतलब कुल ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है 2522 रुपये। कितनी राशि उसे परिपक्व रूप से वापस मिलेगी बोला गया है। तो मूलधन के साथ जो हमारी राशि होती है, ब्याज जुड़ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं मिश्र धन परिपक्व रूप से। तो इसे मिलने वाले हैं 18,522 रुपये। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार मेरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके आंसर को। हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए एक बार इसे रोक करके। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हो गया ट्राई। 200 विद्यार्थी हैं कुल। अब 200 विद्यार्थी में बोला गया है कि 1/5 भाग जो हैं वो लड़के हैं। 1/5 भाग लड़के हैं। तो यदि 1/5 भाग लड़के होंगे कुल में से, तो ये लड़कियों का भाग निकल कर के आ जाएगा कितना, 4/5। मतलब 200 का 4/5 ही लड़कियां हैं। 200 का 4/5, 5 से अगर आप इसके काट देते हैं तो ये आ जाता है 40 गुणा 4 यानी कि 160। तो 200 में कुल 160 यहाँ पे लड़कियां हैं। देखिएगा अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा महत्तम समापवर्तक 20 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसमें अनुपात आपको दे रखा है कि 3:5 के अनुपात में संख्या है और उसका HCF दे रखा है आपको। HCF दे रखा है कितना, 20 इसका HCF है। तो इससे आप आराम से वो संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या को हम A मान लेते हैं तो HCF गुणा अनुपात करते हैं तो पहली संख्या निकल जाता है जो कि है 60। और इसी तरीके से दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगी आपका HCF गुणा दूसरा अनुपात यानी कि 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल गया। अब HCF और LCM के कॉन्सेप्ट में हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। यहाँ से आपका HCF तो क्वेश्चन में दे रखा है, LCM आपको ज्ञात करना है और पहली संख्या हो गई 60 और दूसरी संख्या हो गई यहाँ से 100। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ से 300। LCM निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का 300। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में कितने होंगे। निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 25 में से 22 अंक प्राप्त किया तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना अंक प्राप्त किया गया कितने में से, और प्रतिशत निकालना तो कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब इसको हम आगे हल करेंगे तो 25 से ये 100 कैंसिल हो जाता है 4 बार में। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 88%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 9 अंश हैं। इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है आजकल के टाइम में। तो बस आपको करना क्या रहेगा, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 डिवाइडेड बाई बाह्य कोण, 360 डिवाइडेड बाई बाह्य कोण। अब जितना भी बाह्य कोण होगा वो हम लेकर के चलेंगे धनात्मक, जो एक्स एक्सिस होगा
एक्स एक्सिस, उससे हम ये एंगल को लेकर के चलेंगे बाह्य कोण को। इस क्वेश्चन में आपका जो 9 अंश दे रखा है वो यही बाह्य कोण का मान दे रखा है, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 360 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 40 भुजाएँ आ जाएंगी। 40 भुजाएँ, भुजाओं की संख्या से आंतरिक कोण निकालने का भी एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा। आंतरिक कोण निकालने का कभी भी जैसे बोला जाता है कि कोई बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या इतनी दे रखी है, तो उस कंडीशन पे उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, तो वो निकालने के लिए n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। n यहाँ पे हो जाएगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या हो जाएगी n। इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि जो बहुभुज है उसमें आंतरिक कोण कितना है, दो भुजाओं के बीच का जो कोण होगा वो कितना है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज के कंडीशन पे हम लेते हैं तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे n बराबर, और n का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 - 2 यानी 1, और यहाँ पे 180 तो 180 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होते हैं 60 अंश के होते हैं। वैसे ही एक पंचभुज में अगर हम देखें तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। यहाँ पे अगर आप 5 पुट करके देखेंगे तो 5 - 2 आ गया 3, और 3 गुणा 180 करते हो और नीचे में ये 5 रखते हो तो इसका एंगल निकल करके आ जाता है आपका 108 पंचभुज में, यानी पेंटागन का जो इंटरनल एंगल रहता है वो दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 108 अंश होता है आंतरिक वाला। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा ये वाला, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया कि यदि एक बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 150 अंश है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण 150 अंश है, मतलब ये ऐसे दो लाइनें बनी होंगी तो इनके बीच का ये वाला जो एंगल है वो 150 अंश है। और हमने क्या बोला, बाह्य कोण जो लेते हैं हम वो एक्स एक्सिस से लेते हैं, एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से हो जाएगा ये 30 अंश। मतलब अगर हमें इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आएगा 360 डिवाइडेड बाई बाह्य कोण, ये आने वाला है। तो यहाँ से ये 12 आ जाएगा आपका भुजाओं की संख्या। आपको 150 को नहीं लेना है, 150 तो इंटरनल एंगल है, आपको लेना रहेगा यहाँ पर भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बाह्य कोण लेना है, और बाह्य कोण को भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको कंसीडर करना रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो 180 माइनस जो भी इंटरनल एंगल दिया रहेगा उतना लेके चलोगे तो बाह्य कोण की सहायता से आपका निकल जाएगा भुजाओं की संख्या। देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 3x के साथ में है x+4 और -x(x-2), इसको सॉल्व करने पर क्या आने वाला है। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 मिनट रोक करके ट्राई कीजिए इसको। चलिए हो गया, आ जाएगा यहाँ से 3x² + 12x - x² + 2x। इतने को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 3x² और ये है माइनस का x², तो बन जाएगा 2x²। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ से बनेगा 14x। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर है तो जलाशय में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। चलिए दे रखा है यहाँ पर कि उसकी क्षमता कितनी है, पानी कितना भरा हुआ है, तो 42,000 लीटर यहाँ पे भरा हुआ है, और उस जलाशय का आपको दे रखा है एक टंकी, मान लेते हैं हम ऐसे एक टंकी। अब इस टंकी में पानी भरा हुआ है तो इसके आधार का जो दे रखा है वो है 6 मीटर, और यहाँ पे ये चौड़ाई दे रखा है 3.5 मीटर। पूछा है कि इसमें ये हाइट कितना होने वाला है, हाइट या फिर बोल सकते हैं कि गहराई कितना होने वाला है। चलिए देखते हैं। लीटर में दे रखा है तो इसे तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे आयतन को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे 1000 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बदल जाएगा आपका 42 मीटर क्यूब, आयतन में बदल गया। और इसका आयतन किस तरह से निकलेगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड की तरह बन गया, घनाभ की तरह बन गया, तो घनाभ का आयतन कितना होता है, तो आयतन होने वाला है इसका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इतना करने से जो आएगा वही आयतन ये 42 के बराबर है।
आगे जब हम इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से h इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंचे 30 यहाँ पे आ गया और 6 त्रिक 18, 19 20 21, 21.0 मतलब 21 आ गया। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2 मीटर। मतलब इतना लीटर पानी भरने के लिए इस जलाशय का लंबाई अगर 6 है, चौड़ाई अगर 3.5 है, तो गहराई कितनी होने वाली है, तो 2 मीटर होने वाली है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 14 किलोमीटर वो जा रहा है 25 मिनट में, 14 किलोमीटर जा रहा है 25 मिनट में, मतलब पर मिनट के हिसाब से उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो 14 किलोमीटर बटे 25 मिनट, ये हो गया उसकी पर किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चाल हो गई। 1 मिनट में वो जा रहा है 14 बटे 25 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। 1 मिनट में वो जा रहा है 14 बटे 25 किलोमीटर। हमसे पूछ रखा है कि 18 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, आगे हल करेंगे तो 10.08 किलोमीटर यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। एक बार इसको काट करके देखिए किस तरह से कटने वाला है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन बोला गया है कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होने वाला है, इसका आंसर कितना होने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 10 स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। ये तो हो गया 1, तो 1/10 स्क्वायर थीटा -1 होने वाला है, और 1/10 स्क्वायर थीटा को होता है कॉट स्क्वायर थीटा और -1, तो बस ये आंसर आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा -1। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के बाद नोट क्रमशः 1:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हो गया ट्राई। देखिएगा किस तरह से बोला गया है कि 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट जो हैं वो 1:3:5 के अनुपात में हैं। इस अनुपात में वो से नोट रखे हुए हैं 1:3:5 के अनुपात में, और इनकी जो कुल राशि है, ये तो हो गया उसका संख्या, अनुपात दे रखा है, और इसकी जो कुल राशि है वो कुल राशि दे रखी है 1920, और हमसे पूछ रखा है कि 20 रुपये के सिक्के कितने हैं। चलिए देखते हैं। 10 रुपये के जो सिक्के नोट हैं वो 1 हैं, यानी इससे मूल्य बनेगा 10। 20 रुपये के 3 हैं, मतलब इससे मूल्य बनेगा 60। 50 रुपये के 5 हैं, मतलब इससे मूल्य बनेगा 250। कुल इसका अनुपाती मूल्य कितना बना, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा 310 और इसको मिला के 320। 320 x बराबर हम लिख सकते हैं 1920, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 1920 बटे 320। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, चलिए देखते हैं। ये 0 से 0 कटा, और जब इसको हम किससे काटेंगे, 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 4 चौक 16, और 16 के बाद 8 चौक 32, और नीचे ये बन जाएगा 8, 8 छक्के 48। यहाँ पे x का मान 6 निकल करके आया। x का मान 6 निकल गया, और हमारे जो सिक्के हैं वो 1:3:5 के अनुपात में हैं। तो 20 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3 अनुपात में हैं। 1 अनुपात का मान जो निकला है, x का मान मान लीजिए, x का मान 6 निकला है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, तो 3 × 6, मतलब कुल 18 यहाँ पर 20 रुपये के नोट यहाँ पे होने वाले हैं। आंसर आएगा आपका 18। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। बोला है कि मुंबई से पुणे की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे और 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो यही दूरी कितने घंटे में तय की जाएगी। बोला गया है कि मुंबई से पुणे इसको तय किया जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय लग रहा है 4 आवर और 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, इतने घंटे हुए करके, मतलब कि 9/2 घंटे। अब चाल भी पता है, समय भी पता है, तो यहाँ से दूरी निकल करके आ जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल और मल्टीप्लाई समय,
तो यहाँ से इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 30, यानी कि 9 × 27 270 किलोमीटर हो गई मुंबई से पुणे की दूरी। अब इसी दूरी को तय किया जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से। नया चाल जो है 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 18/5 करना पड़ेगा। तो ये आगे 5 से कट करके 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से इसको कितना समय लगने वाला है, तो समय की गणना अगर हम करने वाले हैं यहाँ से, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, देखिएगा 27 से कटने वाला है ये 2 बार में, 27 दूनी 54, तो 10/2, 10/2 मतलब कि यहाँ पे लगने वाले हैं 5 घंटे। बस 5 घंटे लगने वाले हैं यदि 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चली जाए तो। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। बोला है कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8,800 प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% हो तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन यहाँ पे नहीं पता, मिश्र धन हमें पता है। मिश्र धन दे रखा है 8,800 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 40% है और समय लगा है 3 वर्ष। 3 वर्ष में ये निवेश किया गया है। तो मिश्र धन कैसे निकलता है, तो मिश्र धन निकलता है P1 + RT/100 करने से। साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट में ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये दे रखा है 8800, मूलधन हमें नहीं पता, 1 + RT/100। इसको जब आगे आप हल करोगे तो ये निकल करके आ जाएगा आपका, 2 से कटेगा ये 5 बार में तो 6, 5 एकम 5 और 6 11, 11 बटे ये आ गया 8800 बराबर P × 11/5। 11 से ये कट जाएगा 800 बार में, 8 × 5 = 40, मतलब मूलधन की वैल्यू निकल करके आ जाती है यहाँ से 4000 रुपये। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, 4000 रुपये मूलधन। ठीक है। अगला प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बोला है कि XYZ क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, और यदि Y और Z एक एक दिन छोड़ करके X की अगर मदद करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बनाकर देखते हैं इस क्वेश्चन को। X, Y और Z 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेले अकेले अगर कार्य करें तो इतना समय लगने वाला है। यहाँ से LCM निकल के आ जाएगा यहाँ पे 90। अब 90 जो है पूरा कार्य है मान के चलते हैं, तो 90 पूरा कार्य है और ये 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 3 कार्य किया जा रहा होगा अकेले X के द्वारा, और यहाँ अकेले Y के द्वारा 2 कार्य किया जा रहा होगा, और ये 90 दिन में 90 कार्य को कर रहा है, मतलब एक दिन में 1 कार्य कर रहा होगा। अब बोला ये गया है कि X के साथ पहले दिन Y साथ देगा और दूसरे दिन Z साथ देगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चक्र जो चल रहा है यहाँ पर, एक चक्र जो चल रहा है वो पहले दिन का चक्र चलेगा इन दोनों के साथ और दूसरे दिन का चक्र चलेगा इन दोनों के साथ, क्योंकि पहले दिन Y मदद करने वाला है और दूसरे दिन Z मदद करने वाला है। तो पहले दिन तो हो जाएगा 5 कार्य और दूसरे दिन हो जाएगा 4 कार्य, मतलब एक दिन में एक चक्र में कुल 9 कार्य हो रहा है। और ये जो एक चक्र है वो कितने दिनों का चल रहा है, तो 2 दिन का। तो अगर इस तरह से चक्र चलते रहा तो पूरे 90 कार्य को कितने चक्र में पूरा किया जा सकता है, तो 10 चक्र में पूरा किया जा सकता है। 90 कार्य 9 के हिसाब से चला तो 10 चक्र में पूरा किया जा सकता है, और 10 चक्र कंप्लीट करने के लिए इसे लगने वाले हैं, हर 2-2 दिन के हिसाब से चक्र चल रहा है, यानी टोटल लगेंगे 20 दिन। 20 दिन लगेंगे इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपके एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जल्दी ही, तो वो आप लोग देख करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन को इतना समझिए, नहीं समझ आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, एक नया वीडियो इसके लिए बना दूंगा मैं। चलिए टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बोला कि X और Y एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और X अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो Y कितने दिनों में कर लेगा। देखिए X और Y मिल करके अगर काम करते हैं तो 15 दिनों में पूरा हो जाता है, और अकेले
एक्स अगर काम करता है तो वो कितने दिनों में कर लेगा, 30 दिनों में कर लेगा। अकेले एक्स करता है तो वो 30 दिनों में कर लेगा। दोनों से एलसीएम निकल के आया 30, यहाँ से 30/15 कर देते हैं तो एक दो काम निकल रहा है, पता चल गया। यहाँ से ये एक काम कर रहा है, ये पता चल गया। तो एक दिन में दोनों मिला करके करते हैं, दो काम होता है। और एक्स अकेले करता है तो वो एक काम कर सकता है। तो यहाँ जो दो काम हो रहा है उसमें एक्स ने तो एक काम कर दिया, तो वाई ने कितना किया होगा, तो वाई ने भी एक किया होगा। वाई ने भी यहाँ पे एक काम किया होगा एक दिन में। तो पूरे काम को वाई को करने में कितना समय लगेगा, 30 काम है, 30 काम को ये करेगा, एक दिन में एक काम कर सकता है। तो इसलिए वाई को भी लगने वाला है, वाई को पूरे कार्य को कंप्लीट करने में 30 दिन लगने वाला है। इस क्वेश्चन में 30 दिन लगने वाला है। इसको भी दोनों की एफिशिएंसी इस क्वेश्चन पे फिलहाल के लिए सेम निकल करके आ रही है। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बोला है कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 3000 रुपये उधार लिया गया है, मूलधन है यहाँ पे 3000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 5%, और टाइम है 2 वर्ष के लिए। तो इसमें कितना ब्याज लगने वाला है 2 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है, इसे किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 3000 का पहले 5% निकाल लेते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। इसको 5 दिए 15, 150 आया। अगले साल 150 का फिर से 5% ब्याज लगने वाला है। तो ये आ जाता है 7.5, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 का, तो ये बन गया 300, और यहाँ से आ जाएगा 7.5। मतलब इसका कंप्लीट आंसर निकल के आ रहा है 307.5 रुपये ब्याज। 2 साल का ब्याज हो जाएगा 307.5। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट बराबर P1 + R/100 - 1, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से भी अगर आप करते हो तो आंसर वही आने वाला है। और ये हमारा ट्रिक था। ट्रिक के लिए मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बना रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक बार आप जा करके उसे भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोला गया है कि 0.0654 इसके ऊपर में बार है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम पूरी संख्याओं को पहले लिख लेते हैं 654 के रूप में, और इसमें उन संख्याओं को माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो ये 6 के ऊपर में बार नहीं लगा है, और इसमें नीचे में उतनी बार 9 लिखते हैं जितने के ऊपर बार है, और उतनी बार 0 लिखते हैं जितने के ऊपर बार नहीं है। आगे जब इसको हम हल करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 648, और 648 के बाद नीचे में आ जाएगा 9900। अब ये किससे कटने वाला है, 9 से कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 9 से कट जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, और ये बन जाएगा 1100। अभी ये जाने वाला है 4 से। 4 से जब हम इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम, और यहाँ से आ जाएगा 8 चौक 32, 18 आ गया ऊपर में। नीचे आ जाएगा आपका 4 से जब काटेंगे तो 275 निकल करके आ जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का सरलतम रूप। आगे और ये कट पाएगा क्या, नहीं। इसके बाद 7, 5, 12, 14 नहीं कटेगा। 18/275 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करके ए का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ये तिर्यक गुणा अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7a + 28 = 5a - 10। अब ये 7a की तरफ इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2a, और 2a बराबर ये उधर जा करके बन जाएगा -38। ये उधर ट्रांसफ़र हुआ तो -28 होगा, -10 और -28 -38 हो गया। तो ये a बराबर आ जाएगा -19। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। a का मान हमसे पूछ रखा था, इसको सरल किए अगर हम सिंप्लीफाई किए तो a का मान निकल करके आ जाता है -19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, तो 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी। 25 मिनट में 15 पन्ने, देखिए 25 मिनट में बोला गया है कि वो 15 पन्ने पढ़ रही है। 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ रही है, तो हमसे पूछ रखा है कि 45 मिनट में कितने पढ़ेगी। तो यहाँ से हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं क्या, 1 मिनट बराबर 15/25। हमसे पूछ रखा है 45 मिनट का, तो 45 मिनट बराबर निकल करके आ जाएगा 45 मिनट बराबर 15/25 गुणा 45। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 5 से काटे तो ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 9 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा 27 पन्ने वो पढ़ सकती है। अगला प्रश्न देखिए, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 आदमी इस काम के दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लेंगे। 15 आदमी हैं,
15 आदमी 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 10 आदमी उससे दोगुने काम को करने में कितना दिन का समय लेगी। यहाँ से 10 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 बार में कट जाता है, 15 दूनी 30 और ये इधर आकर के आ जाएगा 60। तो कुल इसका आंसर निकल करके आने वाला है 60। MDH/W वाला फॉर्मूला है, MDH/W। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आप सीखने के लिए आराम से बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो इसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हो गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ नए क्वेश्चन को अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। वहाँ से हम फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज 1-2 क्वेश्चन आई होप आपको कुछ नए क्वेश्चन लगे होंगे जो आपको नहीं आते रहे होंगे। तो अगर आते रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते रहे होंगे तो फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उन अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद।